अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो बहुत अहम है। आज मैं मुखातिब हूँ उस शख्स से कि जो पिछले कई माह में अपने कमरे तक महदूद हो गया है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, जिसकी वजह से उसका वज़न गिरना शुरू हो गया है, मैदा अपसेट हो चुका है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जा रहा है तो कभी साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है और पिछले कई माह में उसने कई डॉक्टर चेंज किए हैं मगर उसको आराम नहीं आ रहा। तो ये वीडियो उस शख्स के लिए है, चाहे आप मुझे देख रहे हैं या आपने अपनी फैमिली में इर्द गिर्द कोई अपना प्यारा इस मुश्किल से गुजरते हुए देखा है। तो ये वीडियो बहुत अहम है क्योंकि आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम के ऊपर भी और सोल्यूशन के ऊपर भी। ये जो शख्स जो पिछले कई माह में अपना वजन गिरा चुका है, उसका मसल लॉस हो गया है, 80 केजी वजन था और 60-65 पे आके जो है ना वेट रुक गया है और हड्डियां बाकी रह गई हैं, एक हालत खौफ में रहता है, लोगों से मिलना छोड़ दिया है। तो इस शख्स को है एंग्जाइटी। आम वहम करके मैं बता रहा हूं, यानी कि अगर ख्यालात काबू से बाहर हो जाए मुस्तकबिल के बारे में कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, एंग्जाइटी का जो फोकल पॉइंट होता है वो खौफ होता है। मैं अपनी वीडियोस में कहता हूं कि ओवर थिंकिंग की वजह से जब हमारा मेन दिमाग ये ख़राब होता है तो सेकंड ब्रेन जो हमारा मैदा है वो भी अपसेट हो जाता है। और फिर पहले स्ट्रेस लेते थे, ओवर थिंकिंग की वजह से मैदा अपसेट हुआ, अब मैदे के अपसेट होने की वजह से और स्ट्रेस लिया जा रहा है। तो ये एक लूप बन जाता है, एक विशियस साइकिल बन जाता है जिसमें मरीज इतना फंसा रहता है, घूमता रहता है कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तबाह होकर रह जाती है। तो इस बीमारी के हल के लिए हम स्टेप बाय स्टेप सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। तो आपने एक बात तो जहन में रख लेनी है कि कामयाबी जगह बदलने से नहीं, एक ही जगह पे टिकने से मिलती है। अगर आपको ओवर थिंकिंग का मसला है तो पहला स्टेप आपने लेना है, करीब किसी अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और उससे सेशन लेना शुरू करें। चाहे फर्क पड़ रहा है चाहे फर्क नहीं पड़ रहा, सेशंस लेते रहें। ये आपका पहला स्टेप है। उन सेशन से होगा क्या कि ओवर थिंकिंग को ओवर क्लैरिफिकेशन ठीक करती है। वो साइकोलॉजिस्ट आपको सुनेगा, आपके अंदर जो इकट्ठा हुआ है, जो भी हम महसूस करते हैं पर बयान नहीं करते, वो बीमारी की शक्ल में जाहिर होता है। तो अंदर इकट्ठा हुआ जो सारी बात है उसको जब हम डिस्कशन की तरफ लेके आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारे अंदर की जो भड़ास है वो निकलती रहेगी। और हमारे इन मसलों को सुनने के बाद जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो हमें कुछ टेक्निक्स बताएंगे, कुछ थेरेपी के प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके ऊपर काम करवाया जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता सेशंस लेने की वजह से हमारी जो ओवर थिंकिंग है आउट ऑफ कंट्रोल, वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी। एक बात याद रखें कि हम ओवर थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम ओवर थिंकिंग पर रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उस रिस्पॉन्ड करने में आपका साइकोलॉजिस्ट आपकी हेल्प करेगा। जितनी भी खतरनाक नफ्सियाती बीमारियां हैं उसमें जो सबसे खतरनाक तरीन बीमारियां हैं उनमें क्या होता है कि जो आपका स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है ना, उसका टाइम शॉर्ट हो गया होता है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स उसके बीच में गैप नहीं होता। जितना ये गैप कम होता जाता है उतनी साइकोलॉजिकल बीमारियां बढ़ती जाती हैं। जितना ये गैप बढ़ता जाएगा कि हमें एक स्टिमुलस आया, एक ख्याल आया और हमने उस पर फ़ौरन रिएक्ट करने से पहले कितनी देर सोचा, कितनी देर उसको प्रोसेस किया, और जितना वो दुरानिया ज़्यादा होता जाएगा उतनी आपकी सेहत बेहतर होती जाएगी। और इस पूरे प्रोसेस में आपकी जितनी मदद एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो मेरे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं, जब मैं उनसे पूछता हूं कि दवाइयां तो खा ली, डॉक्टर्स बदल लिए, क्या आज तक साइकोथेरेपी सेशन लिया है, साइकोलॉजिस्ट के पास गए हो, तो जवाब होता है कि नहीं। तो ये वक्त की ज़रूरत है कि हमने फ़ौरन से पहले क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। और हाँ, मैं कब ठीक हूँगा ये भी वसवसा है। एक तो एंग्जाइटी के पेशेंट को बहुत जल्दी होती है, तेज़ी होती है, मैं जल्दी ठीक होना चाहता हूँ, मैं जल्दी ठीक होना चाहती हूँ, ये मैं इस अजियत से नहीं गुजरना चाहती। लेकिन अगर आप ठहर के सोचें कि पिछले कई माह से आप इसी अजियत में मुब्तला हैं तो कुछ माह तो आपको देने होंगे अपने आप को ठीक करने के लिए। तो इसलिए कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को ढूंढे और साथ साथ मैं कब ठीक होंगी ये भी वसवसा है। मैं मेहनत करती रहूँगी, अल्लाह मेरी मेहनत में बरकत डालता रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता मैं ये ख्याल की दलदल से बाहर निकल आऊँगा या आऊँगी। तो ये जो पहला स्टेप है वो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को ढूंढे और अपनी तवक्कुआत को मोमिन करें। और बड़ी कामयाबियाँ बड़ी देर के बाद मिलती हैं, तो कोई जल्दी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सेकंड स्टेप जो आपके लिए है वो है अपनी जो अवॉइडेंस की जो आदत बन चुकी है ना, एंग्जाइटी का जो पेशेंट होता है, हर वो सिचुएशन जो उसको अनकंफर्टेबल करती है
वो उसको अवॉइड करना शुरू करते हैं। अगर मस्जिद में पैनिक अटैक आया है ना, तो आप मस्जिद जाना छोड़ देंगे। हजरत का बड़ा प्यारा फिक्र है कि जो वसवसा तंग करता है उसके करीब हो जाओ। तो आपने इस अवॉइडेंस का जो ये साइकिल है ना, इसको तोड़ना है, इसको ब्रेक करना है। अगर मस्जिद में पैनिक अटैक आया था तो मस्जिद ही जाना होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप थेरेपी लेना शुरू करेंगे तो आपका जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो आपको इनकरेज करेगा कि दोबारा से मस्जिद जाना शुरू कर दो, लोगों में मिलना शुरू कर दो। जैसे ही आप हजूम में जाएंगे वही चीज़ें दोबारा से ट्रिगर होंगी, बजाय इसके कि आप वापस घर भागें और पैनिक कर जाएं और ओवरवेल्म फील करें। आपको वो थेरेपी के ज़रिए ट्रेन किया जाएगा कि आप अपनी सिचुएशन का, अनकंफर्टेबल सिचुएशन का सामना करना शुरू करें। हर सख्ती के साथ आसानी है, अल्लाह करीम का वादा है। तो अगर हम कंफर्ट जोन में जाना शुरू कर जाएं और कंफर्ट जोन में रहें, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कई माह एक कमरे तक बंद होकर रह गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत की। मैं आपको अपने एक पेशेंट की स्टोरी बताता हूं कि जब मैं उनको कहा ना कि उन्होंने हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया कि डॉक्टर सीम आप कहते हैं जिम जाओ, मैं जिम कैसे जाऊँ, मेरी तो जान जाती है जिम जाने से, लोगों में बैठने। तो मैंने उनको समझाया कि आप एक काम करें, आप जिम चले जाएं, जिम की मेंबरशिप ले लें और पहला 1 महीना आपने जिम में वर्कआउट नहीं करना, सिर्फ 15 मिनट्स टाइम नोट कर ले, आपने जिम में जाके बैठ जाना और लोगों को ऑब्जर्व करना। ये सोच के ना आ जाए अब जिम जाऊंगा, वर्कआउट करूंगा, 1 घंटा कैसे गुजारूंगा। आपने सिर्फ 15 मिनट्स उस जिम में बैठना है और जिम में लोगों को ऑब्जर्व करना। तो उस शख्स ने जब ये करना शुरू किया तो तकरीबन 1 माह उसको लगा और 1 माह के बाद हुआ ये कि उसने लोगों को फेस करते करते आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर वो हिम्मत बांध ली कि वो जाके आहिस्ता आहिस्ता एक्सरसाइज भी करना शुरू हो गया। यहाँ पे मैंने उसके साथ क्या किया कि उसको इनकरेज किया कि आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ की चोटी को चंद कदमों से तय किया जाता है, कम से कम अपने खौफ का सामना तो करो ना। तो जब उसने उसका सामना करना शुरू कर दिया, जिम में बैठना शुरू हो गया, लोगों को आता जाता देख रहा था, लोगों को वर्कआउट करता देख रहा था, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी हिम्मत बन गई और उसने खुद भी एक्सरसाइज शुरू कर दी। तहकीक ने यह बात साबित की है कि टॉक थेरेपी के साथ अगर हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी साथ ऐड करेंगे तो ऐसे मरीजों को कि जो ओवर थिंकिंग के अंदर आ चुके हैं, जिनको शदीद एंग्जाइटी है, शदीद खौफ है, उनको बहुत फ़ायदा मिलता है साइकोथेरेपी और मसल ट्रेनिंग से। तो चाहे घर में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, चाहे जिम में करें, लेकिन मुझसे अगर आप पूछेंगे तो एक एंग्जाइटी के पेशेंट को मैं इनकरेज करता हूं कि वो जिम जाए। उससे होता ही है कि वो अपने कंफर्ट जोन से, जो उसने एक दायरा बनाया हुआ है ना, उससे बाहर निकल आता है और सारा जादू इस कंफर्ट जोन से बाहर ही है। और जब वो एक्सरसाइज शुरू करता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसका स्ट्रेस लेवल नीचे आता है, उसको क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाती है। और सबसे बढ़कर जिम में बहुत सारे लोग होते हैं, तो जब वो हुजूम का सामना करना शुरू कर देता है तो उसका वो जो खौफ है वो आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये अल्लाह करीम का वादा है कि अल्लाह करीम अपने प्यारे बंदों को हर तरह के डर खौफ से गुजार कर हर तरह के डर खौफ से निजात दे देता है, लेकिन उन तमाम लोगों ने सामना किया होता है चीज़ों का। वो हज़रत का बड़ा प्यारा फिक्र है कि छत गिरने लगे तो भाग जाओ, आसमान गिर लगे तो ठहर जाओ। तो जब आपके ऊपर सेहत के ऊपर बात आ जाए तो ये आसमान ही टूट रहा होता है, तो भाग के जाएंगे किधर। यानी कि इसमें जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि हर वो सिचुएशन जो आपको अनकंफर्टेबल कर दे उससे भागना नहीं है, ठहर जाना है और देखना है कि भाई ज़्यादा तक क्या होगा। तो ये जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद है वो यही है कि आपको अवेयरनेस मिले। और खुदा के लिए मेरे पास 20-25 साल के बच्चे आते हैं इतनी इतनी फाइलें लेके, और इतने डॉक्टर बदल दिए होते हैं, पैसा भी ज़ाया, टाइम भी ज़ाया, सेहत भी बर्बाद। जब तक आप अपनी रूट कॉज को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे आप चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकते। अब तीसरे नंबर पे आ जाते हैं डाइट, क्योंकि हर वो एंजाइटी का पेशेंट जो बहुत ओवरथिंक करता है उसका मैदा भी अपसेट हो जाता है। वो चीज़ें जो कभी वो बड़े खुशी खुशी खाया करता था अब वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती हैं। जैसे ही खाता है बॉडी रिएक्ट कर जाती है, उसको नौजिया होता है, उसको इनडाइजेशन होती है, उसको कॉन्स्टिपेशन होता है, उसको डायरिया होता है। और IBS, ये आप सब जानते हैं कि जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ये इसका बड़ा लेना देना हमारे नफ्सियात के साथ है। तो जब हम खुराक की बात करते हैं तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि कोई एकदम से आप कोई बड़ा डाइट प्लान, कस्टमाइज्ड डाइट प्लान और सारी चीज़ें शुरू कर दें। चंद लुकमे खाएंगे लेकिन सही खाएंगे। चाहे वो ग्रीक योगर्ट है, वो आप ट्राई करते रहें आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। जहाँ साथ साथ साइकोथेरेपी हो रही है, आप जिम भी जा रहे हैं, न्यूट्रिशन भी आपने अच्छी कर दी है, इन्फ्लेमेटरी फूड आपने बीच में से वैसे ही निकाल दे, आधे से ज़्यादा खाना तो वैसे ही बंद हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके जब हम हेल्दी फूड ऐड करना शुरू करेंगे तो उससे ये है कि आपका वो हाजमा भी वापस ठीक होना शुरू हो जाएगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग बड़ी हेल्प करती है कि वो तमाम लोग जो कुछ भी खाने के बाद वॉशरूम दौड़ जाते हैं तो उनको चाहिए कि वो 2 मील्स के बीच में वक्फा रखें। अगर सुबह नाश्ता किया है तो पूरा दिन
फास्टिंग की स्टेट में रहें, इलेक्ट्रोलाइट वाटर रहते रहें और रात में फिर अपना प्रॉपर एक हेल्दी मील लें। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होना शुरू होती हैं। मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ कि हमें जब लोग ज्वाइन करते हैं एंग्जाइटी को लेके, तो हम उनको साइकोथेरेपी, हमारे साइकोलॉजिस्ट का डिपार्टमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं वो उनको वर्कआउट बना के देते हैं। और जब वो अपनी साइकोथेरेपी शुरू कर लेते हैं, मसल ट्रेनिंग स्टार्ट कर लेते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता डाइट की तरफ भी जब वो आते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें जो वो कभी नहीं टॉलरेट कर पा रहे थे, अब वो टॉलरेट करना शुरू कर देते हैं। लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म हो जाता है। मैंने एक 70 साल खातून की, बल्कि 78 साल खातून की वीडियो अपलोड की थी कि जब मैंने उनसे पूछा कि जब आप आई थी तो क्या मसाइल थे, वो बच्चे चले गए थे बाहर तो सिवियर एंग्जाइटी थी, तो कहती हैं डॉक्टर सिंह जब आई थी तो पानी भी हज़म नहीं होता। तो मैंने कहा अब, कहते हैं अब तो सब कुछ खाती हूँ, एंजॉय करती हूँ, एतदाल के साथ खाती हूँ और अल्लाह ने मुझे मेरी सेहत वापस कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तमाम वीडियोस इसीलिए हैं कि ताकि आपको अवेयरनेस मिले। और जो पेशेंट्स की हम वीडियोस बनाते हैं उसका मकसद यही होता है, ठीक है हमारा एक कारोबार है, एक बिजनेस है जिसमें हमारे कोचिंग प्रोग्राम्स हैं, क्या प्रीमियम क्या प्लैटिनम, लेकिन असल जो हमारा मकसद है वो आपको अवेयरनेस देना है कि आप सही रास्ते का इंतखाब करें। अब मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ही है, कोई भी नियर बाय बंदा ढूंढें जो आपको इन सारे पैटर्न के ऊपर लेके चले, इन सारी तरतीब के ऊपर काम करवाए आपके ऊपर, ताकि आप अपनी सेहत को बेहतर कर सकें। हमने बात कर ली साइकोथेरेपी के ऊपर, हमने बात कर ली मसल ट्रेनिंग के ऊपर, हमने बात कर ली डाइट के ऊपर। अब हम बात करेंगे सप्लीमेंट्स के ऊपर। कुछ सप्लीमेंट्स बहुत हेल्पफुल हैं एंजाइटी के पेशेंट्स के लिए, और उसमें जो सबसे बेहतरीन सप्लीमेंट है वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। तहकीक ने यह बात साबित की है कि एक नॉर्मल बंदे के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है क्रिएटिन दिमाग को सेट करने के लिए, लेकिन एक वो पेशेंट जो कि एंजाइटी का शिकार हो चुका है, जिसको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उसके लिए क्रिएटिन उसकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो 5 ग्राम्स मसल्स के लिए और 10 ग्राम्स अपने दिमाग के लिए लाजमी शुरू करें। हमने अपने तजुर्बे में देखा कि जब से हमने क्रिएटिन प्रिस्क्राइब करना शुरू किया है, क्रिएटिन के बारे में लोगों को बताना शुरू किया है और लोगों ने क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेना शुरू किया, तो उनकी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी हो रही है, उनकी मेमोरी अच्छी हो गई है, वो एक ठहराव उनके मिजाज के अंदर आ गया है और वो बड़े खुले जहन के साथ चीज़ें सोचने लगे। तो क्रिएटिन के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है वो है विटामिन डी प्लस K2। विटामिन डी एक स्टेरॉइड लाइक स्ट्रक्चर है, उसका सर से पैर तक रिक्वायर्ड है। तो 10,000 IU विटामिन डी एवरी अदर डे प्लस विटामिन K2 ये कॉम्बिनेशन में मिलता है, तो ये भी आप ऐड करें। इससे भी इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपके जो थॉट्स हैं जो आपको तंग करती हैं, ये काफ़ी हद तक उनमें ठहराव आ जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट के ऊपर, और वो है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट और मैग्नीशियम थ्रेओनेट। इसकी कॉम्बिनेशन आपको मिल जाती है, ये आपकी स्लीप में भी हेल्प करता है। इसी तरह से साथ साथ ये आपकी जो मसल्स हैं उनको भी रिलैक्स करता है, क्योंकि जितना इंसान को ख्यालात थकाते हैं, दुनिया की कोई चीज़ नहीं थकाती, तो दिमाग में सब कुछ रहा होता है लेकिन सारा जोर मसल्स पे पड़ रहा होता है। तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट प्लस मैग्नीशियम थ्रेओनेट की कॉम्बिनेशन आपको स्लीप में भी हेल्प करेगी, मसल्स को भी रिलैक्स करेगी। एल-थियोनीन बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, ये भी आपने लाजमी ऐड करना है। ख़ास तौर पे ये जो बहुत अनकंट्रोल थॉट्स हैं उनको काबू करने में एल-थियोनीन आपकी बड़ी मदद करेगा। इसी तरह से चूंकि ओवर थिंकिंग की वजह से मैदा अपसेट होता है, तो प्रोबायोटिक्स बहुत ज़रूरी हैं आपकी गट हेल्थ को अच्छा करने के लिए, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो प्रोबायोटिक्स भी लाजमी अपने सप्लीमेंट में रखें। इसी तरह से प्रीबायोटिक जो फाइबर है, जो उन्हीं मददगार बैक्टीरिया की खुराक है, वो भी बहुत हेल्पफुल है। फाइबर आप रखें, उससे भी इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और गट हेल्थ के लिए, मैदे को सेट करने के लिए जितना ज़बरदस्त सप्लीमेंट एल-ग्लूटामीन है, तो अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो एल-ग्लूटामीन भी रखें। 5 ग्राम से स्टार्ट करें, 10 ग्राम्स तक ले जा सकते हैं। उससे यह है कि ये जो हमारी आंतों के जो सेल्स हैं ना, उसकी ये पसंदीदा खुराक है। तो जो आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से जो गट डैमेज हुआ है, उसकी हीलिंग में, उसकी रिकवरी में एल-ग्लूटामीन आपकी बहुत हेल्प करेगा। और लास्ट में जो हमें एक बात जो मैंने बिल्कुल अलहदा रखा कि ये जो स्लीप है, जब तक आपकी स्लीप अच्छी नहीं है, आपकी रिकवरी बहुत मुश्किल है। तो वो तमाम लोग जो बिस्तर पे सोचते रहे, जिसकी वजह से उनकी नींद भी चली गई, तो वो परेशान ना हो। स्लीप बैंकिंग के नाम से एक कॉन्सेप्ट है कि लेट्स से एंग्जाइटी का एक दौरानिया गुजरा, 4-4, 3-3 घंटे आप सोते रहे, तो अब इंशाल्लाह जब रिकवरी होना शुरू होगी तो आपकी नींद भी बेहतरीन हो जाएगी।
और उस नींद की जो आपने कर्ज चुकाना है ना, जो माजी में आप नहीं सोए, तो आपने कोशिश करना है कि अपनी नींद पूरी करनी है। 7 घंटे, 8 घंटे, वीकेंड्स पे बेशक 9 घंटे सो। उससे होगा ये कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो माजी की जो स्लीप आप डिप्राइव रहे हैं, वो कमियां पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। और जितनी आपकी स्लीप लंबी, गहरी, क्वालिटी वाली हो जाएगी, उतनी आहिस्ता आहिस्ता आपकी रिकवरी जो है होते 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 आप एक नॉर्मल बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह। बल्कि अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि मैंने अपने पेशेंट से ये बात सुनी है कि इतना तो कभी ज़िंदगी में मैं अच्छा नहीं महसूस करता था जितना ये प्रोग्राम फॉलो करने के बाद, अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के बाद मैं महसूस कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आप भी ये कहेंगे। तो ये वो वीडियो है जो आपके लिए, उन तमाम लोगों के लिए अमानत है, उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास नौजवान आते हैं, इनकी पढ़ने की उम्रें हैं, इनकी पैसे कमाने की उम्रें हैं, और इस उम्र में वो दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं, डॉक्टर्स बदल रहे होते हैं, मेडिसिन बदल रहे होते हैं, लेकिन जो नहीं बदलते, खुद को नहीं बदलते। डॉक्टर बदलना आसान है, खुद को बदलना मुश्किल। तो उस्ताद ढूंढे, कोचिंग की तरफ आएँ। अब वक्त है कि हमें वो उस्ताद चाहिए जो हमें हाथ पकड़ के ग़िज़ा, वर्जिश, साइकोथेरेपी और स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर गाइड करे कि देखें, अल्लाह करीम ने हर बीमारी की शिफा रखी है, रास्ते का इंतखाब सही होना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और यस, कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।